सुबह उठते ही आंख पूरी तरह खुलती भी नहीं है और दिमाग अभी नींद के खुमार में ही होता है कि हमारा हाथ एक अजीब सी आदत के तहत खुद ब खुद साइड टेबल पर रखे फोन की तरफ चला जाता है। दांत साफ करने या पानी का घूंट पीने से भी पहले हम लोग नोटिफिकेशंस और ईमेल्स के एक समंदर में छलांग लगा चुके होते हैं। बिल्कुल, यानी हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हाँ, हमें लगता है हम अपने फैसले खुद करते हैं। लेकिन आज के इस गहरे तज्जिए में जहां हम टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की एक मशहूर दस्तावेज को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मिशन एक बड़ा चुभने वाला सवाल उठाना है। सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या इन चमकती स्क्रीन्स ने चुपके से हमारी जिंदगी का कंट्रोल संभाल लिया है। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। अच्छा, जब आप कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो मुझे इस दस्तावेज में मौजूद महात्मा गांधी का एक बड़ा गहरा कॉल याद आता है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में रफ्तार बढ़ाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। सही बात है। यानी अगर हम आज के दौर को देखें तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आज हर वक्त राब्ते में रहने का जो जुनून सवार है ना सब पर, उसने इंसान को नफ्सियाती तौर पर बेसांस कर दिया है, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजिकली ब्रेथलेस कहते हैं। नफ्सियाती बेसांसी, ये लफ्ज ही कितना अजीब और खौफनाक है। लेकिन वाकई दिमाग के पास सोचने का वक्त ही कहाँ बचा है। हाँ, दिमाग को तरोताज़ा होने की मोहलत ही नहीं मिलती। हम मुसलसल इन्फॉर्मेशन अंदर डाल रहे होते हैं। और इस बिखराव की ना हमारी इस दस्तावेज में कुछ ऐसी हैरानकुन तादाद सामने आई है जो वाकई आंखें खोल देती है। स्टैट्स के मुताबिक लोग दिन में औसतन 40 से 85 दफा अपना फोन चेक करते हैं। 85 दफा? ये तो वाकई। हाँ, और इसमें सबसे डरावनी बात सुनिए। जब इन लोगों से पूछा गया कि उनका क्या अंदाजा है कि उन्होंने दिन में कितनी बार फोन उठाया, तो उनका अंदाजा हकीकत से आधा था। ओह वाह, मतलब उन्हें एहसास ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जितना सोचते हैं हकीकत में उससे दुगना स्क्रीन से चिपके हुए हैं। ये आदत नहीं, ये तो किसी कंपल्शन या मजबूरी की तरह लगता है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आई जो दस्तावेज में है, एक वॉशिंगटन लंचन की कहानी। अच्छा, वो जहां आला ओहदेदार जमा थे? हाँ, वही। तसव्वुर करें, एक बड़े पैमाने का खाना चल रहा है। कमरे में मुल्क के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं। खाने से पहले दुआ के लिए कहा गया। सबने एहतराम से सर झुका लिए। मुकम्मल खामोशी छा गई। देखने में लग रहा होगा कि सब इबादत में गुम है। एग्जैक्टली। देखने में बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन जब किसी ने गौर से देखा तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनमें से आधे से ज्यादा लोग टेबल के नीचे अपने हाथों में फोन पकड़े बिल्कुल बच्चों की तरह तेजी से मैसेजेस टाइप कर रहे थे। क्या बात करें, दुआ के वक्त? दुआ के वक्त। वो किसी मालूमात के समंदर में डूबे हुए थे। अगर इसको एक मिसाल से समझें तो हमने अपने इन स्मार्टफोन्स को एक डिजिटल पैसिफायर यानी एक डिजिटल चूसनी बना लिया है। जैसे बेचैन बच्चे के मुंह में चूसनी दे दो तो वो चुप हो जाता है। हाँ सही। तो हमारी बेचैनी और अंदरूनी सवालों को वक्ती तौर पर चुप कराने के लिए हम फौरन स्क्रीन का सहारा लेते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि हम इस चूसनी के आदी क्यों हो गए हैं। असल में तहकीक बताती है कि जब दिमाग को अकेले नहीं छोड़ा जाता तो एक तनाव पैदा होता है। एक बहुत अहम स्टडी का हवाला है इसमें, जहां सीईओज को कुछ अरसे के लिए टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर अनप्लग कर दिया गया। अनप्लग कर दिया मतलब फोन्स और लैपटॉप्स छीन लिए? उनका तो दिमाग घूम गया होगा। बिल्कुल घूम गया था। शुरू में उन्हें शदीद बेचैनी हुई, बिल्कुल जैसे किसी लत वाले को होती है। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ दिनों बाद उनकी याददाश्त बेहतर होने लगी, नींद का मयार अच्छा हो गया। वाकई? हाँ, और सबसे बढ़कर जिंदगी बदलने वाले फैसले करने की उनकी सलाहियत में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमागी सुकून के लिए डिजिटल डिटॉक्स कोई फैशन नहीं है, जरूरी हो चुका है। अगर हम इसी डिजिटल चूसनी को अपने दफ्तरी जिंदगी में देखें तो ये ईमेल्स की शक्ल में हमारी जान अजाब में डाल रही है। मेरे एक क्लाइंट की मिसाल दस्तावेज में आई थी जिसने मुझे सच में हिला कर रख दिया था। ईमेल्स का मसला तो हर दफ्तरी शख्स का है। उनके साथ क्या हुआ? वो शख्स ना ईमेल्स के एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। उसका दिन सिर्फ आने वाली मेल्स को पढ़ने और उनका जवाब देने में गुजर जाता। ऐसा लगता था जैसे उसके सर पर किसी बर्फीली चोटी का अवलांचे ओवरहैंग लटक रहा हो, यानी बर्फ का तूफान जो किसी भी वक्त गिरकर उसे दबा देगा। ओह,
یہ تو شدید تناؤ والی حالت ہے۔ بہت، اور اس ای میل کے بوجھ کی وجہ سے اس کی نیند پوری طرح تباہ ہو گئی اور صحت گر گئی۔ اسی سے جڑا دستاویز میں ایک اور واقعہ ہے، فارچون میگزین کے ایک صحافی کا۔ ہاں، وہ صحافی جس نے چھٹیوں کے بعد واپس آ کر کچھ الگ ہی کر دیا تھا۔ ہاں، مطلب سوچیں، وہ 2 ہفتے بعد آفس آیا، سسٹم آن کیا تو ان باکس میں 700 ای میلز جمع تھی۔ اس نے حساب لگایا کہ اگر سب کو جواب دیا تو ایک مکمل ہفتہ لگ جائے گا اور اصل کام شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ای میل سلیکٹ کی اور سیدھا ڈیلیٹ آل کا بٹن دبا دیا۔ ساری 700 میلز 1 سیکنڈ میں اسکرین سے غائب۔ باپ رے، یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہاں، لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، تھوڑا سا پش بیک دوں گا میں۔ کیا یہ قدم تھوڑا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک نہیں لگتا؟ مطلب ایسے ہی بنا پڑے 700 ای میلز ڈیلیٹ کر دی، کسی میں کوئی ضروری کام ہو یا باس کی ای میل ہو۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ سننے میں یہ واقعی خطرناک اور شروع میں بے وقوفی لگتی ہے، لیکن اس تناؤ کو حل کرنے کے لیے اس صحافی کا بیان بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا تھا، صرف اس لیے کہ کسی نے مجھے ای میل بھیجی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ میری زندگی کے کسی حصے کا مالک بن گیا ہے۔ اچھا، یعنی اپنے وقت کا تحفظ۔ ایگزیکٹلی، وہ پیغام دے رہا تھا کہ اپنی دستیابی محدود کریں۔ ایک اہم مثال ہے بل گراس کی، جنہوں نے $600 بلین کے فنڈز مینیج کیے ہیں۔ ویٹ، 600 بلین؟ انہیں تو ہزاروں ای میلز آتی ہوں گی۔ بالکل، لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ وہ روزانہ میڈیٹیشن اور ورزش کرتے تھے اور ٹیکنالوجی کا بالکل کم استعمال کرتے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے کبھی کوئی اہم پیغام یا ڈیل مس نہیں کی۔ انہوں نے ڈیوائسز بند رکھے لیکن فوکس نہیں کھویا۔ یہ حیرت انگیز ہے، لیکن ہم عام لوگ بل گراس تو نہیں ہیں۔ ہم ای میل سے کیسے بچیں بنا نوکری کھوئے؟ اس کا حل 80-20 رول سمجھاتا ہے۔ 80% ای میلز جو آتی ہیں وہ بالکل بیکار ہوتی ہیں، سی کی گئی ای میلز، نیوز لیٹرز وغیرہ، اور جو باقی 20% بچتی ہیں ان میں سے بھی صرف 4% کو واقعی فوراً جواب چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی 100 میں سے صرف 4؟ یہ ریشو تو بہت کم ہے۔ ہاں، باقی ای میلز دن کے کسی ایک حصے میں پرسکون ہو کر دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ چلو، آفس کی ای میلز کا تو اصول سمجھ آ گیا، لیکن خبروں کا کیا کریں؟ ہم لوگوں کو نیوز کی لت لگ چکی ہے۔ اگر مکمل ان پلٹ ہو گئے تو فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا بہت ہی آسان جواب دستاویز میں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی خبر واقعی اہم ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو بتا ہی دے گا۔ معاشرہ اس طرح بنا ہے کہ بڑی بات آپ تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ ہر وقت نیوز چینل دیکھ کر اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب تک ہم ٹیکنالوجی کو مسئلہ ہی سمجھ رہے تھے، جیسے کوئی ویلن ہو، لیکن یہاں تحقیق ایک نیا رخ لیتی ہے۔ میلنڈا گیٹس کا ایک ٹول دستاویز میں ہے کہ ٹیکنالوجی صرف ایک اوزار ہے، یعنی ایک ٹول۔ صحیح، مسئلہ اوزار کا نہیں، اس کے استعمال کا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہیں پر ایک نیا تصور سامنے آتا ہے جسے ایٹ دیٹ فراگ یعنی مینڈک کھانا کہتے ہیں۔ اب بظاہر یہ لفظ عجیب لگتا ہے، لیکن دستاویز میں اس کا مطلب ہے دن کا سب سے مشکل اور سب سے اہم کام سب سے پہلے کرنا، یعنی دن کے آغاز میں ہی اصل کام ختم کر لینا۔ ہاں، اور اگر اسے ہم ڈیجیٹل ورک سپیس پر لاگو کریں تو ڈیجیٹل ورک سپیس صاف رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دھیان کے دروازے پر ایک VIP باؤنسر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ باڈی بلڈر باؤنسر صرف اہم کاموں یعنی آپ کے مینڈکوں کو اندر آنے دے گا، باقی فضول نوٹیفیکیشنز کو باہر نکال دے گا۔ VIP باؤنسر والی مثال سچ میں بہترین ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم اور سنجیدہ سوال جنم دیتا ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ باؤنسر کھڑا کر دو، لیکن ان لوگوں کا کیا جن پر کسی کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری مطلب چھوٹے بچے یا کسی بیمار کی؟ بالکل، اگر کسی کے چھوٹے بچے ڈے کیئر میں ہیں یا گھر میں بوڑھے والدین اکیلے ہیں، وہ تو فون بند نہیں کر سکتے۔ اگر ایمرجنسی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نوٹیفیکیشنز بند کرنا ان کے لیے نفسیاتی طور پر ناممکن ہے۔ واقعی یہ تو ایک حقیقی اور زمینی پریشانی ہے۔ اس کا تو مسئلہ پروڈکٹیوٹی سے بھی بڑا ہے۔ ہاں، اور اس کا بہترین حل دستاویز نے پیش کیا ہے۔ حل یہ نہیں کہ سب کے لیے دستیاب رہیں، بلکہ ایک مخصوص فون نمبر یا VIP ای میل بنائیں جو صرف ضروری دیکھ بھال کرنے والوں یا باس کے پاس ہو۔ اچھا،
यानी चैनल्स को सेगमेंट कर दें। एग्जैक्टली आप अपना आम फोन बंद रखें, लेकिन वो एक खास चैनल खुला रहेगा। इस तरह गैर जरूरी शोर रुक जाएगा और आप अपने कैसल ऑफ कंसंट्रेशन यानी तवज्जो के किले में सुकून से काम कर सकेंगे। मिली मुझे वो ये कि आप अपने डिजिटल कैलेंडर में ना पहले से ही बड़े बड़े हिस्सों को बिजी मार्क कर दें। अच्छा, खुद ही मसरूफ दिखाने के लिए? हाँ, ताकि जब भी कोई ऑनलाइन आपका कैलेंडर देखे मीटिंग तय करने के लिए, तो वो मुतासिर हो जाए कि आप तो बहुत मसरूफ हैं। फिर वो मजबूर होकर लंबी मीटिंग की बजाय सिर्फ 15 मिनट की छोटी मीटिंग रखेगा। ये तो वाकई वक्त और जज्बात पर काबू पाने वाली बात है। डिजिटल टू डू लिस्ट्स भी इसीलिए काम आती हैं। आप दूसरों को आराम से काम डेलीगेट कर सकते हैं। और एक और चीज जिससे हमें आजादी चाहिए वो है नई टेक से डरना। हाँ, लोग ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं नए सॉफ्टवेयर से। सही कहा, उन्हें लगता है मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं सीख सकता। दस्तावेज कहती है कि आई कांट का जुमला अपनी लुगत से निकालना होगा, क्योंकि बाज़ोकात माहिर प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, वो भी टेक्नोलॉजी से परेशान होकर सर पकड़ लेते हैं। ये सच बात है। तो जज्बात पर काबू की जब बात हो रही है, तो सोशल मीडिया का क्या करें? उसने तो वक्त ज़ाया करने और एहसासे कमतरी देने की कसम खाई हुई है। देखें, इसे भी वाकई फायदेमंद बनाया जा सकता है। दस्तावेज के मुताबिक सोशल मीडिया को फिजूल टाइम ज़ाया करने के बजाय अपने मकासद या स्ट्रेच गोल्स शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब अपनी प्रोग्रेस ऑनलाइन डालें? हाँ, जैसे नॉवल लिखने वाले होते हैं, वो ट्विटर पर अपने रोजाना के वर्ड काउंट्स यानी लफ्जों की तादाद शेयर करते हैं। जब वो पोस्ट करते हैं और उन्हें लाइक्स या हार्ट्स मिलते हैं, तो उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ओहो, यानी उन्हें एक छोटा इनाम मिल जाता है। एग्जैक्टली, उन्हें मिनी पे ऑफ मिलता है। और ये लंबे अरसे तक चलने वाले काम के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन का सबब बनता है। दिमाग खुश होता है कि अगले दिन दोबारा काम करूंगा तो दोबारा इनाम मिलेगा। क्या जबरदस्त पहलू निकाला है। जो चीज पहले तवज्जो भटकाती थी, अब वही मोटिवेशन दे रही है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? मैं अगर समेटना चाहूँ तो दस्तावेज के आखिरी चैलेंजेस सामने रखना चाहूँगा सुनने वालों के लिए। हाँ, वो चैलेंजेस बहुत अहम है। पहला चैलेंज ये है कि आज से हर दिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जोन्स ऑफ साइलेंस बनाएं, यानी मुकम्मल खामोशी के हिस्से जहां कोई स्क्रीन ना हो। और दूसरा, हफ्ते में 1 दिन मुकम्मल डिजिटल डिटॉक्स करें। और एक चैलेंज और भी था कि कोई एक ऐसी ऐप इंस्टॉल करें जो वाकई आपके फोकस में मदद करे, ना कि वक्त जाया करे। बिल्कुल। तो ये थी उन दस्तावेजात की अहम बातें। और गुफ्तगू का इख्तिताम मैं एक ऐसे तहरीक देने वाले ख्याल पर करना चाहती हूँ। हमारी तहकीक ने हमें सिखाया है कि टेक्नोलॉजी हमारी मालिक नहीं बल्कि फरमाबरदार गुलाम होनी चाहिए। तो जरा ठहर कर सोचिए। सही। अगर कल सुबह जब स्क्रीन ऑन हो और हमारे तमाम डिवाइसेस हमारी तवज्जो छीनने के बजाय असल में इस तरह डिज़ाइन किए गए हों कि वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने में मदद दें, तो उनका इंटरफेस कैसा नजर आएगा? वाह, इंटरफेस कैसा दिखेगा, ये वाकई गहरा सवाल है। हाँ, क्या हम आज से ही उन डिवाइसेस को अपने दिमाग के सुकून और मकसद के हिसाब से दोबारा तरतीब दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये सच में सोचने वाली बात है और हमें इस पर वाकई गौर करना चाहिए। तो आज के इस गहरे तज्जिये को हम इसी सवाल के साथ यहाँ मुकम्मल करते हैं।